डॉक्टर साहब, आईएमएफ की शराइत के मुताबिक मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला कर लिया गया है क्या? अच्छा किया है। मैं तो इसके ऊपर अपना एक अच्छा ये रोज़ जो आ रही है ना खबरें कि बिजली के ये सारा वो है जो असल में तय हो चुका है, लेकिन उसको किस्तों किस्तों की सूरत में मतलब वही जो हो गया है ना उनके साथ मामला, उसी की एक एक खबर रोज़ आ रही है। ये तय कर चुके हैं हम चंद रोज़ पहले। ये भी कोई दोबारा से नहीं हो रहा, वो ये तय हो के अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी मतलब एक वो आ रही है एक एक करके जो हर रोज़ किस्त रिलीज़ हो रही है कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसे भी हो गया। अच्छा, इशू जो है देखना सिर्फ ये है, अब जो मैंने आपसे कहा ना कि ये बिल्कुल पाकिस्तान की इकॉनमी इस ब्रिंक पे है, और पाकिस्तान की इकॉनमी का मतलब है कि मतलब पूरा मुल्क एक इंतजार का शिकार हो जाएगा कि अगर ये इस वक्त भी आप मीशत को ठीक नहीं करते। देखना यह है कि क्या उस तबके पे हाथ डलता है जो एक इतना सा तबका है और बहुत ज़्यादा चोरी कर रहा है, या उन लोगों पे हाथ पहले डलता है जो एक एक पंखा, एक एक बिजली का बल्ब चलाने के लिए, एक टीवी या कोई एक एसी किसी ने चला लिया, जो मिडिल क्लास है वो उन पे खूंटे डालेंगे। जुर्म वो भी कर रहे हैं, ये जेल में रखें। क्या उनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है, या वो जो मरात याफ्ता तबका, एलीट कैप्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल, वो एलीट है बेचारे घरों में जिन्होंने खूंटे डाले, वो तो कुचले हुए हैं, उनके आप बिल्कुल उनके सर पे जाएंगे और रिश्वतें खाएंगे लोग जाके, और मीटर चेंज करेंगे और स्लो करेंगे और ये करेंगे, या उस मरात याफ्ता तबके की तरफ आप जाएंगे जो थोड़ा सा है, और जो मतलब आप जो मैंने पहले मिसाल दी कि 10% या 20% वो हैं और 80% एक तरफ हैं, तो उनको वो जितना खा रहे हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा है, तो या तो उनके पीछे जाएं पहले, तो फिर इनकी हो सकता है आपको ज़रूरत ही ना पड़े, पैसे सारे पूरे हो जाएं, और फिर इनको आप लें कि भाई ये सारे खूंटे वूंटे उतारो, ये लाइन लॉसेज और ये वो जो भी मामला हैं। लेकिन जिनको आपने दिए हुए हैं, इजाज़त दी हुई है क्या, और उसमें खुद भी हैं, हमारी एलिट खुद है ना, इस मुल्क पे हुक्मरानी कौन कर रहा है? एलिट ही तो कर रही है। एलिट मतलब इस पे मुल्क में क्या कोई लकड़हारे हुकूमत कर रहे हैं? ठीक, बंजारे जरूर हैं, लकड़हारे भी नहीं है मतलब इस पे हुकूमत कौन कर रहा है? तो बात यह है कि क्या उन पे हाथ डलता है, और क्या नवाज शरीफ साहब इस पे जो है वो अक्रॉस द बोर्ड उन कारखानों पे, रियल इस्टेट पे, बाकी जो शख्सियात मोअज़्ज़ज़ शख्सियात बैठी हैं, अलीम खान साहब हैं, और कैबिनेट में और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, तो क्या ये उन पे हाथ डालते हैं? और सालिक साहब हैं, चौधरी सालिक साहब हैं, और हमारे ब्रदर मोहसिन नकवी साहब हैं। सिंध में भी तो बहुत कुछ हो रहा है ना, सिर्फ पंजाब के तो नहीं है ना वज़ीर दाखिला, यकीनन उनको मेरे तो भाइयों की तरह है, तो वो तो सिंध को भी देखेंगे ना, पूरे मुल्क को देखेंगे। तो ये देखना है आने वाले दिनों में, ये बड़ा इम्तिहान है उनका, और मेरी दुआ है कि वो इसे कामयाबी से निकलें। जंग जो बढ़ गई है ज़्यादा, वो है कि एक फैसला कुन अचानक पिछले 24-48 घंटों से एक बड़ा असॉल्ट हुआ है, और वो हो गया है यूक्रेन पे रशिया का। और पहली दफ़ा क्रेमलिन ने ये इस्तेलाह इस्तेमाल की है कि रशिया एट वॉर, रशिया एट वॉर। और तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो आबादी है इस वक्त यूक्रेन की, वो अंधेरों में चली गई है। उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया यूक्रेन के, बुरी तरह से वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशियन इस तरह हिट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी एक ट्वीट आया, अगर हम दिखा सकें, अगर उसकी हमने बनाया, वो कह रहे हैं कि जी ये जो है हमने बड़ी लिथुआनिया ने कहा है कि हमने बड़ी ताख़ीर कर दी है उसमें उनकी मदद करने में, और हमें अफसोस है कि हमने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है इन्होंने कि वी चोक द वेपन सप्लाई, वी फेल्ड टू प्रोवाइड इनफ एयर डिफेंस, एंड नाउ वी आस्क यूक्रेनियंस टू सिट ऑन देयर हैंड्स व्हाइल क्रूज मिसाइल्स लैंड ऑन देयर फैमिली। सच मिस्टेक्स आर सेटिंग द कोर्स ऑफ द एंटायर सेंचुरी एंड देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन फॉर एनी ऑफ दिस। वो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर उनका यूक्रेन का। और फिर इसी तरह से मेरा ख्याल है एक EU की तरफ से भी एक आया है, एक और ट्वीट उनकी तरफ से भी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं, ये जोसेफ बोरेल की तरफ से है, कि उन्होंने कहा है कि जो ये तमाम रात जो है ये जो अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन की पॉपुलेशन पे ओवरनाइट, वो भरपूर अंदाज में यूक्रेन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का, और वो साथ ही यूक्रेन के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो कह रहे हैं कि 1 लाख फ़ौज जो है वो रशिया सरहदों पे लेकर आ रहा है मज़ीद। तो ये उधर ये एकदम से बहुत तेज़ी आ गई है इसमें। अल जज़ीरा जो रिपोर्ट कर रहा है, अगर मैं 11th स्लाइड यहाँ दिखा सकूँ, रशियन स्ट्राइक्स लीव 1 मिलियन विदाउट पावर।
अच्छा, ये जो है 11 स्लाइड, ये बहुत तेज़ हो गया अचानक। ठीक है, रॉयटर्स कह रहे हैं कि 10वीं स्लाइड की रशिया स्टेजेस लार्जेस्ट एयर स्ट्राइक ऑफ द वॉर ऑन यूक्रेन्स फैसिलिटीज़, लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, जब से जंग शुरू हुई है उसके बाद सबसे बड़ा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया और उसके नतीजे में मुल्क में जो है वो काफ़ी क्योस है। और इसका टाइम भी ऐसा है कि अमेरिका जो है इस वक्त वो फंसा हुआ है ये वहाँ पर गज़ा में, और रशिया ने मुकम्मल तौर पे, ये बात मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि सकिन, असल झगड़ा किससे था? चाइना से। असल मामला क्या? चाइना। असल मामला था तो पूरा जो अमेरिका सकिन हो गया, मिडिल ईस्ट से निकलना था और सारे ट्रूप इराक छोड़ना था, सब कुछ छोड़ना था, ये था ही नहीं थिएटर। थिएटर था पैसिफिक, और ये सकिन हो गए इधर, और उन्होंने वो बस अंदर। अभी तो लेबनान के साथ अलग बातचीत होगी, अभी हूतीज़ के साथ अलग बातचीत होगी। अरब ममालिक जो हैं वो, अरब ममालिक को ने भी तो देखें ना, फ़लस्तीन के ऊपर खड़ा हो गए रशिया और चाइना। कभी तसव्वुर करें कि फ़लस्तीन पे, यानी इससे पहले कश्मीर में तो पॉलिसी थी एक बड़ी वाज़ेह, चाइना और होता था जब भी, लेकिन अब फ़लस्तीन भी आ गया उसमें। फ़लस्तीन भी वीटो करके चाइना आ गया और रशिया आ गया। चाइना तो पीछे है ना, रशिया आ गया, और चाइना भी तो इधर ही है ना कहीं। हमास और चाइना की के दरमियान मुलाकात कोई मजाक तो नहीं था, बहुत बड़ा वाक़या है। वो कह रहे हैं कि जी चाइना हमास को निकालें, हमास का, वो चाइना मिलके बैठा है हमास के साथ। तो बात ये सारी, वो कह रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में जाओ। हमास एक मुसल्लह तंजीम है, गलत कर रही है, सही कर, उसकी हमास ने जो 7 अक्टूबर को किया उसकी दुनिया में किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, किसी ने की नहीं। ये जो हमास ने जो भी कुछ किया है 7 अक्टूबर को, उसकी तारीफ कैसे हो सकती है? सवाल ये कि इसका पस मंज़र क्या है। आप इस कहानी को कहाँ से शुरू करेंगे? इस कहानी को वहाँ से शुरू करेंगे, इंतिफादा से शुरू करेंगे, उससे पहले से शुरू करेंगे? जो मतलब इस कहानी का पस मंज़र है, उसके बाद आप उनसे हथियार लें जैसे नॉर्मली। तो इशू ये है जो यूनाइटेड नेशंस का स्टांस है। अब दो रियासत ने दूसरी रियासत की जगह नहीं छोड़े, जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के, जो पाकिस्तान जिस ब्लॉक में, तो हम दो रियासती सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और हमारे तो ये काबीना और बाकी जगहों पे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, मैंने कभी नहीं सुना फ़लस्तीन का नाम आते हुए, तो वो उनमें भी नाम आ रहा है, काबीना में भी आ रहा है, सारी पार्टियों ने उसके मुजाहरे किए हैं। PTI, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, बहुत ज़्यादा। फजल रहमान साहब गए वहाँ पे, सिराजुल हक साहब गए, बाकायदा मुलाकातें हुई उनकी। तो वो तो सारे, मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, पीपल्स पार्टी तो तारीखी तौर पे एक ताल्लुक़ उनका बनता है यासिर अरफ़ात के साथ, बहुत करीबी ताल्लुकात थे भुट्टो साहब के। तो मसला ये है कि वो फ़लस्तीन का मामला तो बिल्कुल ऐसा है ना कि वो एक बहुत सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के लिए। तो इस पे अब देखें कि सेक्रेटरी ब्लिंकन क्या करते हैं। और उधर से इतलात आ रही है यूक्रेन हाथ से निकल गया, वो जो बोरेल कह रहे हैं कि जी ये उधर फुल असॉल्ट, वो तो टाइम देखा है ना उन्होंने, टाइमिंग तो देखी कि सेकंड हो गए उधर से यूक्रेन शुरू। तो अब ये है कि अब क्या करारदाद आती है, और ये बड़ी एम्बेरसिंग सूरत हाल हो गई है कि अमेरिका की करारदाद को रशिया और चाइना ने खुल के वीटो कर दिया कि नहीं, ये करारदाद नहीं, वो करारदाद जो पहले अरब ममालिक लाए थे। अरब ममालिक ने, जाहिर है कि इस वक्त खामोशी से वो भी देख रहे हैं ना कि अब क्या होता है। अब क्या होता है कि चाइना आ गया फ़लस्तीन की हमायत में, अमेरिकन करारदाद को वीटो कर दिया कि नहीं, आपकी करारदाद नहीं, वो करारदाद जो पहले पेश हुई थी जिसको आपने वीटो किया था, वो पेश करो और उसको मंजूर करवाओ। अब देखें क्या वो करारदाद आती है, नहीं आती। सेक्रेटरी ब्लिंकन वापस चले जाते हैं गज़ा पे। वो नेतन्याहू कह रहे हैं मैं तो गज़ा पे करूँगा, उस पर रफ़ा पे करूँगा जाहिर है। तो सैकड़ों लोग शहीद होते जा रहे हैं वहाँ लोग रोज़।